Good morning to all of you. I hope everything is visible और my voice is clearly audible. बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी ले चुके हैं करंट अफेयर एंड स्टैटिक से रिलेटेड, और आज का जो सेशन रहने वाला है दैट इज रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट्स. ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन योर प्री एग्जाम और किस तरीके से क्वेश्चन कुड बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टैटिक पोर्शन. ठीक है, ग्लैंस लेने के लिए आपको ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से वो ग्लैंस करंट अफेयर से रिलेटेड लेते हैं और आउट ऑफ दोज कंसेप्ट्स हाउ दे आर मेकिंग प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट. ठीक है, तो उससे पहले किसी को भी कोई क्वेरी है तो दे कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या क्या क्वेरीज है, और उससे रिलेटेड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी कमिंग सेशन. अपकमिंग सेशन जो भी रहेंगे उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे. इकोनॉमिक सर्वे की बात की थी. ठीक है, बहुत टाइम से अपन इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, जो भी अपडेशन रहता है. अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो आपको देखने के लिए मिलता है कि करंट अफेयर बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, और वी कैन नॉट मेक द प्रिपरेशन फॉर एग्जाम स्पेशली इन इकोनॉमिक्स ऑन बिहाफ ऑफ ओनली 1 year करंट अफेयर्स. ठीक है, वी नीड टू ग्रैब द कंसेप्ट्स रिगार्डिंग 2 years एट लीस्ट. ठीक है, और मैं बार बार में हर सेशन में ये चीज बताती हूँ, इन ऑर्डर टू मेक द कंपैरेटिव एनालिसिस यू नीड टू हैव अ ग्लैंस ऑफ 2 years एट लीस्ट. इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लास्ट ईयर का कौन सा था और उससे लास्ट ईयर का कौन सा था, स्पेशली आफ्टर द पेंडेमिक टाइम. जैसे भी आफ्टर द एडवेंट ऑफ पेंडेमिक टाइम आपको जो भी सिनेरियो देखने के लिए मिला है, यू जस्ट हैव टू ग्रैब इट. ठीक है, बिकॉज इट हैज डिस्टॉर्टेड द सप्लाई चेन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज. ठीक है, और अपनी भी इकोनॉमी की डिजास्टर सिचुएशन देखने के लिए मिली थी और इट हैज गॉन डाउन टू -23%. ठीक है, तो ये डिस्टॉर्टेड प्लेस है कि नहीं है, माइनस में 23% अचीव करना ग्रोथ का. ठीक है, तो बहुत ही डिजास्ट्रस रोल इट इज प्लेइंग. अब बात करते हैं जो फर्स्ट जो नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है जैसे इकोनॉमिक सर्वे की, जैसे कि मैंने बताया. सबसे पहले तो ये देखिए कि व्हेन वी डू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, जैसे ही आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हो तो आपके दिमाग में क्या चीजें आनी चाहिए कि भाई इकोनॉमिक सर्वे जो है, इट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात करते हैं. बजट मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है बजट्स का. ठीक है, और इकोनॉमिक्स व्हेन वी डू टॉक अबाउट इकोनॉमिक सर्वे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है कि क्या हो चुका है, व्हाट हैज गॉन थ्रू इन दैट ईयर. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज पर्सपेक्टिव्स एनालिसिस वी हैव टू प्रिपेयर द बजट सिनेरियो कि इन द कमिंग ईयर व्हाट ऑल वी हैव टू सेट फॉर द कमिंग ईयर. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई. तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो बजट का क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलता है. ठीक है, बजट मतलब जो कमिंग ईयर के बारे में बात करोगे. ठीक है, इन द कमिंग ईयर की बात की जा रही है. ठीक है, और अगर आप बात करते हो इकोनॉमिक सर्वे की, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की व्हेन यू डू टॉक अबाउट तो आपको देखने मिलता है कि लास्ट ईयर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, ये दोनों बेसिक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, और ठीक एक दिन पहले इसका प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, और उसके जस्ट बाद में आपको कमिंग ईयर का पता चलेगा. ऑब्वियसली अगर मुझे सबसे पहले ये नहीं पता है कि ऑन व्हाट सिचुएशन आई एम एट. ठीक है, अगर मुझे कोई प्लानिंग करनी है सिलेबस, हाउ आई जस्ट हैव टू प्लानिंग द सिलेबस पार्ट और लर्निंग पार्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन. तो जो मैं कमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन करूंगी कि किस बेसिस पे करूंगी, ऑन द बेसिस ऑफ माय एग्जिस्टिंग नॉलेज. एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या हो गया आपका, इकोनॉमिक सर्वे हो गया कि भाई लास्ट ईयर कितना एक्वायर कर लिया था, व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन वी हैड. ठीक है, कितना प्रोडक्शन लेवल आपको देखने के लिए मिला था. ऑन द बेसिस ऑफ दैट पार्ट वी जस्ट हैव टू मेक द एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर्स. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिला. अब इसमें बात करते हैं कि विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 यहाँ पे क्या बात की गई है, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन की बात की गई है. इज इट द फैमिलियर टर्म? अगेन आई जस्ट हैव टू गेट बैक टू द अनदर कंसेप्ट. यहाँ पे व्हेन यू डू टॉक अबाउट कोर, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन की जब आप बात करते हो और हेडलाइन इन्फ्लेशन की जब आप बात करते हो तो दो स्पेसिफिक टर्म आपको देखने के लिए मिलेगी. सबसे पहले तो ये देख लेना कि दिस इज द वॉलेटाइल. ठीक है, वॉलेटाइल कंसेप्ट, और यहां पे देखने के लिए मिलेगा दिस इज नॉट इंक्लूडिंग व्हाट,
नॉट इंक्लूडिंग द फ्यूल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, और फूड वाला पार्ट इट इज नॉट इंक्लूडिंग, क्योंकि ये दोनों चीजें जो आपको देखने के लिए मिलती है, दीज बोथ द थिंग्स आर मेकिंग द वॉलेटिलिटी इन दिस कंसेप्ट, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन की जब आप बात करते हो ना, तो उसके अंदर से आप कौन कौन से पार्ट हटा देते हो कि भाई फूड का पार्ट हटा दिया, फ्यूल का पार्ट हटा दिया, क्यों? क्योंकि कंटिन्यू बेसिस पे यू जस्ट वॉच ऑन दिस एस्पेक्ट्स कि भाई आपको वॉलेटिलिटी नजर आती है, फूड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हुई नजर आती है, फ्यूल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको होते हुए नजर आती है, तो यहां पे आपको वो फ्लक्चुएशंस हटानी होती है, क्योंकि इन ऑर्डर टू मेक द प्रिपरेशन फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो यू नीड टू हैव द स्टैग्नेंट पार्ट ऑफ इट। समझ में आई बात? स्टैग्नेशन होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो वो स्टैग्नेशन कहां पे देखने के लिए मिलेगा? कोर पार्ट में, क्योंकि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। यहां पे यू विल गेट टू सी द फूड पार्ट एंड द फ्यूल पार्ट व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है। तो यहां पे आपको फ्लक्चुएशन तो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो वॉलेटाइल फैक्टर्स है दैट इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो कोर और हेडलाइन में आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, दोनों के बीच में पता चल गया। अब आप क्वेश्चन पे आ सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्लियर? रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड ट्राई टू आंसर इट। 1-2 मिनट ले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। अपन क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ए के ऊपर जाइए और आपको नजर आएगा कि भाई इट इज इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट कंपोनेंट। मैंने आपको क्या बोला कि जब कोर का नाम आप सुनते हो तो आपको वॉलेटिलिटी नाम के कंसेप्ट जो है यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट इट in order to make the stagnation, because on that perspective you have to work for the policy framework, ठीक है, जिसमें stagnation की जरूरत होती है। तो आप फूड बेवरेजेस आपसे और फ्यूल, ये सारी चीजें क्या लीड करती है? वॉलेटिलिटी को लीड करेगी। क्लियर? तो ये आपको नहीं चाहिए, किसमें? कोर में नहीं चाहिए, कोर इन्फ्लेशन में नहीं चाहिए। बी पे आ जाते हैं। इट इज द इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड्स द वॉलेटाइल फ्यूल आइटम सच एज पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स एंड अदर फ्यूल फॉर द व्हीकल। देखो एक चीज देखिए, मैंने अभी तक जो बताया है दैट इज कोर इन्फ्लेशन। नाउ यू हैव मेड द एडिशन ऑफ दिस वर्ड रिफाइंड। तो रिफाइंड में फिल्ट्रेशन देख लो, फ्यूल वगैरह का फिल्ट्रेशन आप कंटिन्यू बेसिस पे करते रहते हैं, तो उस वे से याद रख सकते हो। यू कैन जस्ट क्लिक द वर्ड ऑन इट, ठीक है, क्लिक द वर्ड ऑन इट। किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, तो यहां पे जब आप बात करते हो एक्सक्लूड करने की वॉलेटिलिटी को, तो यहां पे स्टैग्नेशन बिल्ड हो सकती है, ठीक है, स्टैग्नेशन बिल्ड हो सकती है। और वो जो स्टैग्नेशन है इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन में आप इस चीज को इंक्लूड करके चल सकते हो। तो एक बार टेक दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि राइज इन दी प्राइसेस, ठीक है, राइज इन द प्राइसेस ऑफ स्पेसिफिक असेट लाइक हाउसिंग एंड गोल्ड, इससे कोई मतलब नहीं है। फूड एंड फ्यूल की बात की गई थी, ठीक है, और रिफाइंड का मतलब एक तरह से ऑयल से, लुब्रिकेंट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह से मतलब आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में इट इज द प्राइसेस राइज ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज ओवर द सस्टेन्ड पीरियड, ये भी गलत है। तो यहाँ पे अपना जो मेन पर्सपेक्टिव है इन ऑर्डर टू बीट द क्वेश्चन, ये ऑलरेडी आपने करेक्ट कर लिया था, लेकिन अभी के लिए एग्जाम से पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो यू हैव टू गो थ्रू एंटायर कंसेप्ट्स ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। तो वो आपके लिए दोज आर गोइंग टू प्रिपेयर द एनालिसिस फॉर यू पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल स्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ,
ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रांसपेरेंट, फर्स्ट देखो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात, सबसे पहले तो आपको वर्ड समझने का मतलब है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप नॉर्मल बेसिस पे यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि भाई 2020 में क्या हुआ था, 21 में क्या हुआ कि मेरी इनकम थी 100 रुपए। ठीक है, 2022 में क्या हो गया, मेरी इनकम हो गई 120 रुपए। नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, पूरी इकोनॉमी का आपने क्या निकाल लिया, इनकम लेवल निकाल लिया। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द इनकम ग्रोथ, हाउ वुड यू कैलकुलेट इट? जस्ट बाय टेकिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो 20 हो गया डिवाइडेड बाय दी 100 पार्ट, तो इट इज मेकिंग व्हाट, 20%। ठीक है, 20% ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है। दिस इज हाउ यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ वाला क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पे ये चीजें इकोनॉमिकल रिसोर्सेज के मेजरमेंट्स ले रही है, इट इज जस्ट कैलकुलेटिंग द इनकम लेवल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, हाउ मच कंजम्पशन यू हैव टेकन, हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग, हाउ मच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज बीइंग मेड इन दैट ईयर, and export, net export is being calculated under this concept. ठीक है, तो these kind of calculation either through the expenditure method or through the national income method आपको कैलकुलेट करना होता है। लेकिन ध्यान रखना कि when you do talk about development, development is the basic different concept। ठीक है, बेसिक डिफरेंट कंसेप्ट जिसके नाम पे आपको याद रखना होता है इंक्लूसिविटी। ठीक है, इंक्लूसिविटी का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रख सकते हैं, मतलब यू हैव टू इंक्लूड दी बेनिफिशियरीज, जो भी लोग हैं उन सबको इंक्लूड करके आपको चलना है, वो डेवलपमेंटल क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 में से 10 लोग जो है वो 90 प्लस लाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें से 80 लोग जो है, ठीक है, 100 में से 80 लोग जो है 80 प्लस लाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंक्लूसिविटी कहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिली, डेवलपमेंट में। ठीक है, ग्रोथ में तो सिर्फ इन ऊपर वाले 10 लोगों का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, और ये आपको इनइक्वालिटी भी बता रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिलता है। इफ यू आर कैलकुलेटिंग द वेल्थ सिनेरियो, वेल्थ की जब बात करोगे आप, तो आपको नजर आता है कि भाई जो टॉप आपको ये जो 10% लोग हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, 76% उनके पास रिसोर्सेज देखने के लिए मिलेगा, और जो लास्ट के जो बॉटम लाइन 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 2% रिसोर्सेज है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज यू वुड गेट टू सी, जहां पे ये आपको बताता है कि दिस इज नॉट लीडिंग टू डेवलपमेंटल क्राइटेरिया बट ओनली द ग्रोथ पर्सपेक्टिव ऑफ टॉप क्लास 10% पीपल। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ ही रही होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आए होंगे कि यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि विल स्पर दी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, लैंड एक्वायरिंग। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एंड हैसल फ्री लैंड एक्वायरिंग की बात की जा रही है, मींस लीगल मैंडेट्स को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखा है तो लैंड एक्विजिशंस की भी बात की जाती है। आपका सबसे पहला कि आपने प्लान किया बिजनेस, प्लान करने के बाद आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते हो कि हाउ कैन यू मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ that property, would I be able to take it, acquire it or not। ठीक है, फर्स्ट मेजर एस्पेक्ट इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हैसल फ्री में आपको सबसे पहले यू नीड टू थिंक अपॉन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ये हैसल फ्री हो गया है, अगर ये इजीली हो रही है चीजें, इजीली आपको लैंड एक्विजिशन मिल रहा है वो भी जल्दी। ठीक है, लैंड एक्विजिशन अगर आपको मिल रहा है दैट इज टू फास्टर इन कंपैरेटिवली, तो ये आपके लिए क्या कर देगा कि भाई ये आपको बिजनेस इंक्रीज करके देगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मान लो इंक्रीज करके देगा। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर की बात करते हैं तो यू नीड टू पुट द थिंग्स इनटू माइंड कि यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आपने एसडीजे गोल देखा होगा। ठीक है, एसडीजे गोल देखा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। ठीक है, 2030 का ये टारगेट लेके चल रहे हैं, और उसमें सबसे पहला गोल है पॉवर्टी। ठीक है, जिसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका हंगर।
ठीक है। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलता है हेल्थ पर्सपेक्टिव, फिर आप देखोगे एजुकेशन, ठीक है, फिर आप देखोगे एजुकेशन के बाद में आपकी इक्वालिटी, ठीक है, किसकी इक्वालिटी, जेंडर की इक्वालिटी मान लो, फिर आप सैनिटेशन पे चले जाओगे, ऐसे करके थिंग्स विल गो ऑन। लेकिन यहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर की बात की जा रही है, तो आप डायरेक्टली तो एजुकेशन की तरफ चल नहीं सकते, ठीक है। पॉवर्टी हटाओगे, हंगर हटाओगे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई हेल्थ के ऊपर अब ध्यान दिया जाए, ठीक है, हाउ यू आर गेनिंग दी न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशियस सब चीजें आपकी फुलफिल हो गई, हेल्दी हो आप। If you are healthy, then only you can work for the educational part, ठीक है। मैं ठीक ही नहीं हूँ, मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं है, how would I be able to make the studies part in my career, ठीक है। तो वो वाली पॉइंट है कि अगर इफ यू आर नॉट हेल्दी यू कैन नॉट प्रॉस्परस योरसेल्फ फॉर द स्टडी क्राइटेरिया, तो यू हैव टू बी हेल्दी फर्स्ट, देन यू कैन गो फॉर द स्टडीज। तो ये स्किल लीड करके देगा आपके सामने, ठीक है। और स्किल लीड होगा तो जेंडर इक्वालिटी नाम का कंसेप्ट जो है वो अपने आप आपको सही होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये फिर थर्ड नंबर पे आते हैं और फिर आपको जवाब देना है कि आंसर होगा क्या, ठीक है। थर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा द डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड की बात की जा रही है। और यहां पे आपको बोला जा रहा है कि डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, यहां पे अगर आपकी डिमांड कम हो गई तो लोग प्रोडक्शन भी तो नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों कम हो जाएगी, अगर यहां पे बात करते हैं, अगर इफ योर डिमांड इज लोअर, सबसे पहले तो इफ यू आर ओपनिंग अप अ न्यू बिजनेस तो यू जस्ट हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्राइटेरिया रहता है कि भाई मेरे यहाँ पे कस्टमर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, और कस्टमर इज लीडिंग टू व्हाट, डिमांड क्राइटेरिया, फुलफिलिंग द डिमांड क्राइटेरिया। इफ दैट इज लोअर इन नेचर यू वुड नॉट बी गेट इंसेंटिव और स्टिमुलस टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दैट प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली अगर वहां पे कोई आपको दिख रहा है कोई कस्टमर्स वगैरह आने वाला नहीं है और यू आर ओपनिंग अप द बेस फॉर बिजनेस पार्ट, तो क्यों आप बिजनेस खोलोगे उस चीज को लेकर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर आपकी डिमांड कम है, ठीक है, तो डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वहां पे फैक्टर का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, फैक्टर का रिक्वायरमेंट कम मतलब एम्प्लॉयमेंट कम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कम तो आपकी इनकम कम, और इनकम कम वापस से आपको ये देखने के लिए मिलेगा डिमांड। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, वो आपको देखने वाली बात है, तो कम होती हुई वो नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि जो ट्रांसपेरेंट हैसल फ्री चीजें थी वो आपको प्रॉस्परस लीड कर रही है, वो आप देख सकते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर की बात जब करते हो तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, और ये आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो 1 2 3 में से कौन कौन सी चीजें सही है वो आपको बताना है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स और यू जस्ट हैव टू क्लिक, फिर मैं आपको बताती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ सेशन को। 1 ट्रांसपेरेंट, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, लैंड एक्विजिशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अवेलेबिलिटी, उस इन्वेस्टमेंट को चलाने के लिए लोग चाहिए, दैट हैज टू बी स्किल्ड इन नेचर। और स्किल्ड कब होगा, जब आप एजुकेटर वगैरह अच्छे खासे हो, उस पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर पा रहे हो जिसके लिए आपको रिक्रूट किया गया है, मींस यू आर स्किल्ड, ठीक है। वेरियस प्रोग्राम्स हैज बीन अंडरटेकन, और आपको 1-2 दिन पहले ये देखने के लिए भी मिला था कि भाई जो भी आरबीआई वगैरह से रिलेटेड करंट अफेयर का 10th लेक्चर है आई गेस, जहाँ पे आपको इन इनिशिएटिव्स बताए गए थे कि भाई गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं स्किल प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। तो वो भी आपको देखने की जरूरत है। और नंबर 3 आपको दे रखा है कि डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड की इफ यू डू टॉक अबाउट, तो डिक्रीज होगा डिमांड में, कस्टमर्स में डिक्रीज है तो आपकी इनकम तो आने से रही, तो ये आपका पॉइंट क्या कर दो, हटा दो यहां से, ठीक है। और बाकी के 2 पॉइंट्स आर मेकिंग द बिजनेस अपग्रेडेड, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। End users are seeing lesser money in hand than earlier, demand will certainly be impacted,
ठीक है, इम्पैक्ट हो गई डिमांड तो कोई मतलब नहीं है। एनवायरमेंट वेयर द अदर फैक्टर्स प्रोडक्शन आर नॉट फेवरेबल फॉर इन्वेस्टर्स, लो इंटरेस्ट रेट बाय देमसेल्व्स मे नॉट प्रूव अट्रैक्टिव इनफ। समझ में आ रही है बात? अगर आपको पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए आपको बैंक ने बोल दिया कि एक काम करो कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको सस्ते में हम लोग लोन प्रोवाइड करवा देंगे, तो व्हाट इफ देयर इज नॉट देयर आर नो कस्टमर्स for that particular property? ठीक है, what if I do not have any kind of clients? ठीक है, no demand is going to be there, तो क्यों मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी? Why would I make investment in such a place where I am not getting any kind of demand? How would I make increment in my project? ठीक है, आप इंटरेस्ट तो कम दे दोगे, डिमांड का क्या? वहां पे कुछ मतलब सेल आउट वगैरह, सर्विसेज वगैरह, अकोमोडेशन ही कुछ नहीं होगी, तो क्या मतलब है ऐसी चीजों का? तो कई बार ये चीजें प्रॉस्परस नहीं होती कि आपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया बस। ठीक है, यू नीड टू हैव डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद में आप बात करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं बता देती हूं कि कुछ चीजों में आपको ये देखने की जरूरत है कि पूछा क्या गया है। ओनली वाली बात पूछी गई है, ठीक है, या फिर आपको बोला गया है नॉट वाला स्टेटमेंट, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आपको ये नजर आता है कि उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको सब चीजें सही नजर आ रही है और एक को सही किया और आप सही करते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि भाई चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। A is given कि consumer price index is index of prices of a given basket। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि इन बास्केट्स जो है CPI की, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रूरल एंड अर्बन। ठीक है, कितने कितने आपको देखने के लिए मिलेंगे और कमेंट करोगे इस चीज के लिए आपको आप। ठीक है, फिर उसके बाद में आप बात करते हो विच आर बॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। क्या ये बात सही है कि कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव जो फेस करते हैं वही CPI के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद में बात करोगे वेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गुड्स आर कांस्टेंट इन GDP डिफ्लेटर। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गुड्स आर कांस्टेंट इन GDP डिफ्लेटर बट दे डिफर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड इन CPI। ठीक है, फिर उसके बाद में बात की जा रही है होलसेल प्राइस कॉल्ड द होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये कहीं ना कहीं सिमिलर नजर आता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के, जो कि USA में WPI को बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, CPI includes prices of goods and consumed by the representative consumer, hence it includes the price of इंपोर्टेड गुड्स। यस, CPI में तो इंक्लूड होगा इंपोर्टेड गुड्स का। अगर आपने कोई चीज खरीदी है और CPI का फेस किस तरीके से इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट कंसिडरेशन में रखा जा रहा है, वो चीजें कंसिडर की जाएगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या देखने को मिल रहा है कि GDP डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। ये भी तो सही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक लेवल की बात की जा रही है और थिंग्स हैज टू बी कंसिडर्ड विच आर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वर्ड टू बी नोटेड हियर इज कि आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो GDP डिफ्लेटर है, ठीक है, जो GDP डिफ्लेटर है, तो ये जो GDP बना है वो किससे बना है? विच इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेटर इज टू जस्ट इंक्लूड द क्राइटेरिया ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन की वजह से आपके कितनी ग्रोथ देखने के लिए मिली, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड बाय दिस कंसेप्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। लेकिन आपको ये देखने की जरूरत है कि जो GDP डिफ्लेटर है वो सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को क्या करेगा? कंसिडर करके चलेगा। तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस का कंसिडर कर रहा है, मतलब यहां पे जो इंपोर्ट किया जा रहा है दैट हैज टू बी अवॉइडेड। ठीक है, ये आप इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि ये आपकी दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस होती हुई नजर आई है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? तो आपको क्या नजर आ रहा है? फॉल्स स्टेटमेंट आपको ये देखने के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिफ्लेटर के बाद बास्केट इन ईच ईयर इज द सेट ऑफ ऑल गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली वेट बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ ईच गुड। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसमें आपकी बात की जा रही है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की इज मैंडेटेड टू प्रिपेयर नेशनल अकाउंट एज वेल एज पब्लिश बाय एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। अच्छे से देखना, सबसे पहले तो ये देख लो कि एनएसओ है क्या और ये क्या लाइमलाइट में है क्या। ठीक है, इफ थिंग्स हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट मीन्स दे माइट हैव डन समथिंग डिफरेंट और एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंट किया होगा, तभी आज के पिक्चर में आपको ये कंसेप्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। नंबर 4 पे आते हैं, तो इसमें आपको बोला जा रहा है एनएसओ। सबसे पहले ये बना कैसे, ठीक है, यहाँ पे देख लो एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस सीएसओ, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को प्लस करके ये बॉडी आपको नजर आई। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, 2021 में ये काम हुआ है, आपको देखने के लिए मिला। ये मैंने शायद सेकंड स्टेटमेंट में लिख दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट डिकेड सो अ नेगेटिव क्वार्टरली ग्रोथ इन Q1 ऑफ 2020-21। अभी अभी आपने जब लेसन को खोला, ठीक है, लेक्चर को खोला, तो आपको क्या रियलाइज हुआ कि इस लेक्चर में आपने देखा है कि -23% तक आपकी ग्रोथ जा चुकी थी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया था। ठीक है, तो नेगेटिव क्वार्टरली ग्रोथ की बात की गई है। ठीक है, नेगेटिव बताई गई है, कोई डेटा तो बताया नहीं है, तो इसके ऊपर तो फोकस करना नहीं है आपको। और एनएसओ का नाम आता है तो आपके दिमाग में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन भी आना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये काम झाम आपको 21 में ही देखने के लिए मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करते हुए नजर आती है। वो है क्या, नेशनल प्रोडक्ट। ऐसा है क्या, दोनों स्टेटमेंट में से क्या सही है। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखा है कि एक तो आपको देखना है नेशनल अकाउंट को प्रेजेंट करती है क्या, नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बताती है क्या। दूसरी चीज, क्या ये जो एस्टिमेट निकालते हैं वो बाय एनुअल है क्या। मार्क द वर्ड, ठीक है, कि बाय एनुअल एस्टिमेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं क्या। 2 स्टेटमेंट, अगर इसमें से एक भी गलत है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट डिकेड की बात की जा रही है। और लेखा जोखा जो भी डेटाबेस है, वॉट एवर काइंड ऑफ डेटाबेस यू आर मेकिंग, तो यू कैन जस्ट मेक द इन्फ्रेंसेस ऑन इट कि 10 सालों में ऐसा कुछ हुआ है क्या। ठीक है, 10 सालों में 2008 आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, इस तो भी इतनी डिजास्टर सिचुएशन तो हुई नहीं जितनी पेंडेमिक हैज कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, तो वही चीज है। तो नेगेटिव क्वार्टरली ग्रोथ आप देख सकते हो और ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि हाँ जी ये बात तो सही की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला कि भाई प्रिपेयर्स एनएसओ अमंग अदर इट्स फंक्शन प्रिपेयर दी नेशनल अकाउंट्स, बात सही है। एनुअल एस्टिमेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, पिक्चर में लेके आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे एनुअल एस्टिमेट्स आपको देखने के लिए मिलता है और क्वेश्चन में क्या था उस पर ध्यान दे ले। ठीक है, और इस एस्टिमेट्स में से स्टार्टिंग में मैंने जब आपको नेशनल इनकम की बात की थी तब मैंने आपको बताया था थिंग्स हैज टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन विद रेस्पेक्ट टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशंस एंड नेट एक्सपोर्ट पार्ट वी नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पिक्चर में लाने की जरूरत है ताकि आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की बात कर लें। और इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा इकोनॉमी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई 23.9%, आपको कॉन्ट्रैक्ट हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस में होना किसी चीज का। शार्पेस्ट ड्रॉप इन द कंट्रीज ग्रोथ इन मोर देन 40 years, वहां पे तो डिकेड्स की बात हो रही थी, यहाँ पे तो 40 साल बता दिया कि 40 साल से ज्यादा टाइम में ये पहली बार इतना डिजास्ट्रसली गिरी है ग्रोथ। ठीक है, इट हैज नॉट इवन टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ 1991-92। इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे बोल रही हूं मैं ये बात। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बात की जा रही है। रिसेंटली शो दैट मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड सेक्टर्स एक्सपीरियंस मैसिव कॉन्ट्रैक्शन। आपको पॉजिटिव में सिर्फ एक ही ग्रोथ नजर आएगी, वो ग्रोथ कौन सी नजर आएगी, वो सिर्फ आपको नजर आएगी एग्रीकल्चर सेक्टर की। ठीक है, तो ये शायद आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, समझ में आ गया ना, लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, ये जो लास्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिला वो क्या था, टू ओनली होगा। ठीक है, टू ओनली आपको देखने के लिए मिलेगा। ओनली द बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नंबर 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, रियल जीडीपी
रियल की बात की जा रही है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा नॉमिनल भी, ठीक है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड आपका एक बार PYQ भी आ चुका है बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रियल एंड नॉमिनल? यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स। नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम है कुछ। रियल जीडीपी की जब बात करते हैं और नॉमिनल जीडीपी की जब बात करते हैं, ठीक है, दोनों जीडीपी में क्या है कि सपोज मेरा प्रोडक्शन पिछले साल 100 था, ठीक है, और इस साल भी 100 है, ठीक है, बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म इज नॉमिनल हैज टू टेक इनटू अकाउंट कि भाई आज का प्राइस 15 है और लास्ट प्राइसेस आपको देखने के लिए मिले 10, ठीक है। तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो रियल जीडीपी है उसमें आपको नजर आ रहा है कि भाई पिछले साल तो आपने जो अर्निंग की थी वो 1000 थी, और इस बार जो आप नेशनल प्रोडक्ट ले रहे हो वो 1500 है। तो अपन नॉर्मली क्या सोचते हैं कि यार पिछले साल तो 1000 रुपए नेशनल इनकम थी और इस साल आपका 1500 हो गया, तो यहाँ पे चेंजेस देखो कितने सारे हैं, 50% चेंज होके नजर आ रहा है आपको, ठीक है। लेकिन ये पिक्चर में गलत है, क्योंकि पहले प्रोडक्शन 100 ही हो रहा था और आज भी 100 ही हो रहा है। व्हाटएवर चेंज हैज टेकन इनटू द कंसिडरेशन, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द इन्फ्लेशन क्राइटेरिया। इन्फ्लेशन कितना है आपका? 50% हुआ ना। जो चीज आपकी 10 रुपए में आती थी दैट हैज गॉन अप टू 15%, तो आपका चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, दैट इज मेकिंग 50%। तो वही चीज है, जो भी आपका चेंजेस आ रहा है दैट इज ड्यू टू द चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। तो रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया है। रियल जीडीपी आपकी क्या कंसिडर करके चलती है? इन्फ्लेशन, ठीक है, और इसमें जो है इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, ये ध्यान रखना। इसमें जो है इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है 1000 प्लस 500, ये जो 500 जो पार्ट था दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। आई होप दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि रियल जीडीपी मेजर्स एन इकोनॉमीज टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इन गिवन ईयर्स टेकिंग इनटू अकाउंट चेंजेस इन प्राइस लेवल, ठीक है। क्या ये सही बात है कि रियल जीडीपी जो है वो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जब बात करती है, दिस जीडीपी, ठीक है, दिस जीडीपी इज टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशनरी क्राइटेरिया? यस इट डू, ठीक है। फिर उसके बाद में रियल जीडीपी कैन नेवर बी मोर देन नॉमिनल जीडीपी। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं भाई। इकोनॉमी में आप ये नहीं बोल सकते ये सिर्फ इंक्रीज ही होगा, ये सिर्फ डाउन ही होगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि आपको पता था क्या पेंडेमिक आने वाला है और -23 तक आपकी ग्रोथ चली जाएगी? इट कैन हैपन एनीथिंग, ठीक है। तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं होता इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट में, ड्यू टू द फ्लक्चुएशन, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट्स को तो आंख बंद करके बिना किसी एनालिसिस के हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई ए वुड बी द करेक्ट आंसर। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कैन बी लेस देन जीडीपी इफ प्राइसेस इन द करंट ईयर आर लेस देन द प्राइसेस इन बेस ईयर। मतलब आपका डिफ्लेशन भी तो आ सकता है। पिछले साल 220 की बात कर रहे हो, 2020 की बात कर रहे हो, ठीक है, और आज का 2022, यहाँ पे प्राइसेस आपको 15 देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। पहले आपका 20 था तो कम हुआ ना। तो ऐसी सिचुएशन पे, डिफ्लेशन वाली सिचुएशन पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये सिचुएशन प्रेवेल हो सकती है, ठीक है। दिस इज जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है। अदरवाइज ऐसे चीजों को एनालिसिस करोगे तो भी आपका क्रॉस में ही आंसर आएगा। तो बी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो ए को कंसिडर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं चीजों को। आई होप दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। ये 5 क्वेश्चंस है जो बेसिक स्टैटिक से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिले थे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर से किस तरीके से चीजों को डील किया जाता है और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको चीजें प्रॉब्लम आ रही है या क्वेरीज है। तो यू कैन जस्ट लेट मी नो ऑन दैट बेसिस, ठीक है।